नमस्कार साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथी, यह आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को देने वाले हैं। यह हम प्रीवियस ईयर का आपका बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मुझे हाथ लगा है, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। देख सकते हैं आप लोग 31/5/2022 को यह पेपर हुआ था। यह पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को लाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आप सभी को पता चलना चाहिए कि बीपीएससी जो प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम लेता है तो किस पैटर्न के आधार पर वो क्वेश्चन को पूछता है, उसके क्वेश्चन पूछने की क्या शैली होती है, क्या लेवल होता है। इस प्रकार से आपके लिए लेकर आए हैं और यह ज़्यादा पुराना तो है नहीं। आप देख सकते हैं पिछले ईयर का यह आपका क्वेश्चन पेपर है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो तुरंत इतना तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर देगा बीपीएससी, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है आप सभी के लिए। आपको यहाँ से उन सभी विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं परेशान है, कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो एक सटीक बार यहाँ पे आपका हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है वह कहीं ना कहीं एक कोचिंग वाले के माध्यम से, एक कोचिंग संस्था के माध्यम से एक गेस किया गया प्रैक्टिस सेट है। लेकिन जो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यह डायरेक्ट बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। भले ही ये हेड टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है, लेकिन हाँ पैटर्न आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपके उसी फील्ड से यह जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, इम्तिहान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो है आप सभी के लिए और बहुत ही मुश्किल से हम यह क्वेश्चन पेपर ढूंढ कर लाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्तिहान से सुनेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके कि पिछले ईयर का जो बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर लिया गया है आपका हेड टीचर का एग्ज़ाम, उसका क्या लेवल था, क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछने का उसका ये सभी चीज़ था। तो बहुत ही इम्तिहान से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है पहला, यहाँ देखिए। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्र बिंदु है। प्रश्न जो पूछ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आपका जनरल एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंटल एबिलिटी वाला आपका सिलेबस में भी ये बात है और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में। ठीक है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्र बिंदु है। तो विद्यार्थियों में केंद्र बिंदु होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, समझिएगा बातों को। शिक्षक अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कक्षा या फिर कक्षा में जाने के पूर्व शिक्षक द्वारा की गई तैयारी को ही हम क्या कहते हैं, तो योजना कहते हैं। आपको इतना पता होगा, जिसमें शिक्षक यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं सामाजिक और मानसिक स्तर उसे कैसे प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे आपका यही कथन था, इस प्रकार से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एमिल दुर्खिम का कार्य प्रणाली उपकरण है। एमिल दुर्खिम जो है इसका कार्य प्रणाली का आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तथ्य। अभी एमिल दुर्खिम हैं कौन, तो याद रखेंगे एमिल दुर्खिम जो है यह एक फ्रांस के एक महान समाजशास्त्री हैं जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र का स्थापना किया और दुनिया का पहला आधारिक समाजशास्त्री माना जाता है इनको। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही बड़ा एक प्रकार से समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान है। दूसरा क्वेश्चन आपका तीसरा है, आपका कहता है किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास के संबंधित है। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है यह थोड़ा सा हम अगर बात कर लेना तो ये आपका एक फिलोसफी के तरफ जाता है और शिक्षक जो होते हैं एक प्रकार से कहा जाए तो वो शिक्षक थोड़ा सा थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। बीपीएससी के द्वारा ऐसा क्वेश्चन जो है यह डिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर यह क्लास आपका आज का है क्योंकि आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहता है किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास के संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाहता है यह प्रश्न जो है, यह क्या कहना चाह रहा था ताकि आपको समस्या न हो। देखिए
शोध के परिणाम की समझ बनाने के लिए सिद्धांत और अनुसंधान एक दूसरे का आश्रित होते हैं, जो कि सभी को पता है। इसी प्रकार से जो दिए गए सभी अनुसंधान से मानव विभिन्न विभिन्न विकास अभावों का लक्ष्य पूरा करता है, और इसी कारण से जो है यह आपका राइट आंसर सभी के सभी हो जाएंगे, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बहुत सारा आपका डाउट क्लियर होगा। और दूसरा नंबर है कि आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो है यह आपको 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है। तो शरीर के जो अंग होते हैं उसमें प्रसार के हम अगर बात कर ले तो उसको सिंपल सा है वृद्धि। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है यह मात्र आपका दिमाग का खेल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना उस दिन से प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहे हैं कि आपका जो सोचने का थिंकिंग होगा, जो विचार करने का जो एक लेवल होगा, बहुत ही अच्छा हो गया होगा। कहता है संज्ञात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है। संज्ञात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का जो क्षेत्र है वह क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अब समझेंगे यहाँ पे कहता क्या है। तो संज्ञात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का प्रमुख 6 भाग होते हैं, 6 क्षेत्र होते हैं। पहला आपका जटिल ध्यान होता है, कार्यकारी कार्य होता है, अधिगम एवं स्मृति होता है, भाषा होता है, भावनात्मक होता है, और आपका सामाजिक अनुभूति होता है। तो इस प्रकार से 6 होंगे। अर्थात यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, साथ ही याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतर ढंग से हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ को आपको समझा पा रहे होंगे और बहुत ही विस्तार से चलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। आप लोग हड़बड़ा कर वीडियो को मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर से बोल रहे हैं। और यह प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं की संख्या है वह कितनी है, तो अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं। देखिए अभी हम तुरंत ऊपर क्या बोले हैं कि आपका संज्ञात्मक प्रक्रियाएं के जो अध्ययन करते हैं यह कितने हैं, तो 6 हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका 6 होंगे। ठीक है, राइट आंसर 6 होंगे। कौन कौन है यह भी हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक बुद्धि पर पद सबसे पहले किसने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार यह बीपीएससी में पूछा गया है। हम कल जो हम आपका क्वेश्चन लेकर आएंगे वो 2009 का बीपीएससी हेड टीचर का 2009 का क्वेश्चन जो है उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। कल का क्लास आपका वही होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका पूरा बीपीएससी हेड टीचर का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है बीपीएससी की यह सबसे बड़ी आदत है कि वो ऑप्शन नंबर ई का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन एक बीपीएससी का आदत था कि अक्सर वो क्या कर देता है, अपने क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में गलती कर देता है, इसलिए वो एक उपाय लगाया, ऑप्शन नंबर ई ला दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अब बच्चे अगर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में अप्लाई कर दें, उन पे एफआईआर कर दें या फिर आरटीआई कर दें, तो वहाँ पे वो बच जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मान कर चलिए इसमें से कोई नहीं है तो एक से अधिक लगा दीजिए, अगर एक से अधिक नहीं कोई भी नहीं है तो कोई नहीं लगा दीजिए। इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट रहिएगा, बीपीएससी को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं होती है, तो यह आपको याद रखना है। यह क्षमताएं जो होती है या कितनी होती है, तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं सार्वभौमिक बुद्धि के बारे में। तो सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल जो हैं इसमें कुल 150 क्या है, ध्यान दीजिएगा, 150 क्षमताएं शामिल है। इसमें बुद्धि के विषय में शोध करने वाले पहले मनोविज्ञान बने कौन, तो बीने बने थे। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे, बीने जो थे यह पहले मनोवैज्ञानिक बने थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम कितना ज़्यादा करते रहते हैं आप सभी के लिए, फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को उतना प्यार नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा जो बोला गया बात था क्या था, उनका तार्किक क्षमताओं को आकलन करना। एग्ज़ाम जो है यह क्या है, आपके क्षमताओं का एक परीक्षण है, यह एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी उसी बात को तो यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है ना,
आप विद्यार्थियों के साथ कैसे वातावरण करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे विद्यालय में, इसी चीज़ का आकलन करने के लिए बीपीएससी जो है आपका एग्ज़ाम ले रही है। और यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही कंफर्म है कि आपको यही लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका हम बात कर ले अगर राइट आंसर तो क्या होगा, तो याद रखना है नैदानिक आकलन हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, उनकी प्रकृति की जांच करना और उसकी उचित उच्चारात्मक निर्देश दिशा देना, ये सभी जो है यह क्या कहलाता है, तो नैदानिक आकलन कहलाता है, जो कि एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। यही बीपीएससी चाहता है और यही सभी बच्चे चाहते हैं, यही समाज भी चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृति और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है। हर क्वेश्चन जो है ये आपका यहीं पे है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे यही अटक रहा है, आपके बुद्धि का परीक्षण कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यह आपका होगा तार्किक। ठीक है, तार्किक क्या है, तार्किक मतलब मेंटेलिटी चयन का, मेंटेलिटी आपका टेस्ट करना कि आपकी सोचने की क्षमताएं कितनी है। और यहीं पे पूछ रहा है बुद्धिमान व्यक्ति जो है यह चित्र को, आकृति को और आकार को सटीक जो है अपना वर्णन किस प्रकार से करेगा, तो अपनी तार्किक क्षमताओं के आधार पर करेगा। इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बहुत। कई बार ये बात आपको बताया गया है। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी सी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया है, तो शिक्षा के अधिकार या फिर मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए। और यह कब किया गया था, तो भारतीय संविधान के संशोधन 46वें संशोधन, ठीक है, 46वें संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था। 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। सब कुछ याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2010 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए उनके मौलिक अधिकारों में क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बताइए, वह ये बताइए कि आप जो है एक विद्यालय के टीचर बनने वाले हैं और यह जो क्वेश्चन है एक हेड टीचर का है। तो हेड टीचर जो होता है कहीं ना कहीं एक स्कूल का हेड होते हैं, आपको पता होगा। और जब भी आप टीचर बनेंगे तो उस हेड टीचर के अंदर में ही रहेंगे, यह भी बात पता होगा। तो क्या यहाँ पे जब हेड टीचर से क्वेश्चन जो है इस लेवल का पूछा जा रहा है, तो क्या आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इतना तो कम से कम आपके पास नॉलेज होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसा पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सब चीज़ आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी अभी कोचिंग संस्थाएं हैं, जितने भी यूट्यूब पे हैं या फिर कोई भी हैं, ये सभी न सभी कहीं ना कहीं बीपीएससी से अभी वंचित हैं। एक प्रकार से कहा जाता हो कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा सब अपने विवेक के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बीपीएससी जो है यह कैसा क्वेश्चन शिक्षकों के साथ पूछता है। यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब आपको हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम बात कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर एक से कोई नहीं। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम चयन कर लिए हैं, अब हम इस पे बात भी करेंगे बौद्धिक विकास की विशेषताओं के बारे में। बचपन की बात कह रही है, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों के बारे में। देखिए बालक के बचपन की दौरान स्वायत्तता की भावनाएं विकसित होती है, सबको पता होगा, इतना तो पता होगा। आत्मसम्मान भावनाएं उत्पन्न होती है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, अपने कार्य की स्वीकृति का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ एक से अधिक हो गया है। ठीक है, बस यही तो कह रहा है। ये सभी जो है यहाँ आपको ध्यान से समझना है ऑप्शन को, बाकी आप कुछ नहीं है। देखिए ये जो सिलेबस है आपका, यह सिलेबस कोई हार्ड नहीं है और ये सिलेबस जो है आपके बुद्धि पर है। जो आपने बाल विकास पढ़ा होगा बीएड के, जब बीएड कर रहे होंगे तो वहाँ पे बाल विकास एक आपका सेक्शन आता है, एक विषय आता है, आप वहाँ पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या पढ़े होंगे, बाल विकास में यही तो पढ़े होंगे। वही आपसे यहाँ भर भर कर क्वेश्चन पूछ रहा है और वही पूछेगा। बीपीएससी को इतना तो पता है ना कि आप जो है आप क्या पढ़ कर आएंगे, बाल विकास पढ़ कर आए हैं, पर्यावरण पढ़ कर आएंगे, तो आपसे क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना। झूठ मूठ का परेशान मत होइए, यकीन मानिए, शांति से आप लोग अपने चीज़ों को पढ़िए। कहता है कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है। देखिए इसका हम अगर बात कर लें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के जो चरण है या कौन नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फालिक चरण। अब फालिक चरण क्या है समझते हैं इसको भी। तो
लॉरेंस कोहलबर्ग, यह जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, याद रखेंगे इनके बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, ठीक है। यह कहाँ के थे, तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण के बारे में बताया है, ठीक है। इन सभी के बारे में आप लोग बताइएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास पूछ रहा है, तो आपको भली भांति पता होगा वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस होता है। तो हम अगर बात कर ले इसके राइट आंसर की, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन ई सबसे अधिक सही है, या बिल्कुल सही है साथी, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। देखिए, वृद्धि केवल मानव शरीर के रचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्या है तो वृद्धि। और विकास क्या करता है, तो विकास जो है यह क्या करता है, तो यह विकास जीवन की पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया या फिर हम गुणात्मक होता है, यह आपको याद रखना होगा। यह विस्तृत और व्यापक होता है, यह शारीरिक, सामाजिक और मनोविज्ञान बौद्धिक को क्या करता है, तो विकास करता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे भी क्वेश्चन जो है जीएस का बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको 10 या 15 मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। कहता है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की सक्रिय संज्ञात्मक विकास में निम्नलिखित में से किस चरण की उभारता है, किस चरण में उभारता है, किसके साथ, तो पियाजे के अनुसार। अब पियाजे कौन है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो पियाजे जो है यहाँ पे समझ लीजिए, इनके द्वारा हम अगर बात कर लें तो यह आपका राइट आंसर होगा क्या, तो मूर्त सक्रियात्मक चरण। समझते हैं, पियाजे ने बालक के संज्ञात्मक विकास के कुल 4 चरणों के बारे में बताया है। ये सभी एक महान विशेषज्ञ हैं जो कि बाल विकास के बारे में इनका योगदान है, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लें इनके बारे में, तो इनके तीसरे चरण में जो है यह आपका जो आता है, यह मूर्त सक्रियता चरण आता है। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों को बालकों में बालक वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता, विभिन्नता और अपने चारों ओर पर्यावरण के साथ स्वयं को स्थापित करने का यही सब सीख यहाँ पे दिया गया है इनके मूर्त सक्रियता का चरण में, ठीक है। किनके द्वारा, तो पियाजे के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, अगर आप सभी को पता हो तो। नहीं तो हम तो हैं यहाँ पर, राइट आंसर जो होगा आपका उपयुक्त ई होंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर उपयुक्त ई होगा, अर्थात एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए, इस पर हम एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में चीज़ों को। अभी लगातार आपका 3-4 दिन 5 दिन लगातार यह प्रीवियस ईयर का क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यह आपका जो है किसी सामाजिक समूह के बारे में आम जनता के मन में परंपरागत रूप से मान ली गई धारणा जो है, यही क्या कहलाता है, तो रूढ़िवाद धारणा कहलाता है, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, तो रूढ़िवाद धारणा कहलाता है। और किशोरों में भावों के विकास के साथ अधिक कल्पना का विकास होता है। ये तो आपको पता होगा कि बच्चे जो हैं वो अधिक से अधिक क्या करते हैं, तो कल्पनाएं करती हैं, सोचते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है, समाजीकरण का विरोध करता है, वह कौन सा कारक है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। समझते हैं, यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ताकि समस्या ना हो। क्लास भले ही 2 पार्ट में आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहता है, सहयोग, सुरक्षा, संचार, भूमि की पहचान के प्रदर्शन, सामाजिक व सांस्कृतिक धारणाओं का एक क्या है, तो नकल है, सभी समाजीकरण के सही क्या है, सहायक तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या है, असुरक्षा है, नकल है, पहचान है और सहयोग है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूह में शामिल होना दर्शाती है, तो इसका कौन सा अवस्था हो जाएगा, तो यह आपका अवस्था हो जाएगा उपयुक्त में से कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ठीक है। हर अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग एक एक करके। तो पहले है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है यह बच्चे का कब से कब होता है, तो 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को किशोरावस्था कहा जाता है, जिसमें खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है बच्चों को, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, आक्रोश और चिड़चिड़ापन उनमें अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बचपन। बचपन जो है यह कब होता है, तो याद रखना है जब बचपन में बच्चे जो जन्म लेते हैं उससे लेकर 12 वर्ष की आयु तक बच्चों को क्या कहते हैं, तो उस बालक को बचपन अवस्था में कहते हैं, रखते हैं, ठीक है।
जिसमें बच्चे जो होते हैं, बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं, ये सभी होते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्या, तो व्यस्तता। यह क्या है, तो 18 से 25 वर्ष के जो बालक होते हैं यह इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जिसमें आत्मविश्वास जो होता है बच्चों में अधिक होता है, आपका विशेष यही सब विशेषताएं होती है। तो आप लोग इसको तीनों को याद रखेंगे, तीनों श्रेणी को। आगे बढ़ते हैं तो कहता है स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर के शिक्षा मॉडल के सीटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसको हम इतना बेहतर ढंग से करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ऑलरेडी सीटेड पास हैं पहले से ही, तो हमको पता है, हमें पता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका बेहतर से बेहतर चीज़ कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। मुझे पता है कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ऑलरेडी हम बीपीएससी के हेड टीचर एग्जाम में बैठे हुए भी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज़ को। इसका राइट आंसर जो होंगे क्या हो जाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है, तो प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य क्या है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, समझते हैं बातों को ध्यान से। देखिए शिक्षक मॉडल के सीटेक्स में 3 स्तर की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला आपका स्मृति स्तर, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध स्तर, और आपका क्या है, तो एक और स्तर आता है जो कि आपका क्या है, तो चिंतनशील स्तर। ये 3 स्तर हैं, इसमें आपको बात की गई है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा हम चाहेंगे तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी बस इतना है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए, ठीक है। कहता है एक डिसलेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है। डिसलेक्सिक शिक्षार्थी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो होता है किस चीज़ से पीड़ित होता है, तो यह आपका भाषा प्रसंस्करण में कठिनाइयों से पीड़ित होता है। अब समझिएगा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में और अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है। हम आएंगे उस पर भी, करेंट से भी इसको जोड़ेंगे, समझिएगा। डिसलेक्सी का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ होता है, ठीक है। नामक अधिगम विकलांगता के कारण से शिक्षार्थी डिसलेक्सी हो जाता है, और इससे बच्चों को शब्दों को पढ़ने में, लिखने में, भाषा प्रसंस्करण और किसी पुस्तक या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखने में किसी भी प्रकार का क्या होता है, तो बहुत ही सारे समस्याएं होती हैं। इसी को कहते हैं हम डिसलेक्सी शिक्षार्थी, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है। देखिए निम्नांकित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमाएं हैं, यह पूछ रहा है। आप लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन देख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, हम अपना आंसर को यहाँ रख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे साथी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहता है रेटिंग पैमाने का उपयोग बड़ी संख्या में उत्पीड़ों के साथ किया जा सकता है। अब क्या है रेटिंग पैमाने, समझिएगा। रेटिंग पैमाने एक ऐसा विधि है जिसका उपयोग व्यापक संख्या में विभिन्न आंकड़ों एवं आयामों के साथ लोगों या फिर वस्तु के अंक प्रदान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रेटिंग पैमाने जो है, समझ गए क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थी को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यह आपका कौन सा प्रावधान है, तो यहाँ पे उच्चात्मक शिक्षण है। देखिए शिक्षण शास्त्र में कमजोर व धीमे शिक्षार्थी के शिक्षण अधिगम दोष को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। कोई विद्यार्थी आपके क्लास में अगर कमजोर है तो उसको, विद्यार्थी को डर, उसके मन के अंदर की जो भय है उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहीं पे कह रहा है उच्चात्मक शिक्षण प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसमें आत्मविश्वास भरेंगे, उसमें बौद्धिक स्तर को भरेंगे, उसमें मानसिक क्षमताओं को भरेंगे, इन चीज़ों को भरेंगे, तभी वो बच्चा है जो सभी बच्चाओं से कंपटीशन करेगा और आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटे का निर्देशित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा ना। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपसे इतना ही पूछेगा, आप इतना ही बीपीएससी से आप उम्मीद भी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बेफालतू का इधर उधर भटकिएगा, बहुत गंदा फंसिएगा। 4 साल 5 साल बाद आएगा बीपीएससी का फिर से एग्जाम, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, ठीक है। 45 घंटे जो है, 45 घंटे जो होंगे, यह आपको काम करना है, ठीक है। यह किसके अंतर्गत है, तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या किया गया है। तो शिक्षकों के न्यूनतम जो घंटे हैं वो कितने घंटे होंगे, तो 45 घंटे कम से कम वो काम करेंगे, यह निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता है
पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की क्या है? तो पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की क्या है? तो यह गैर औपचारिक शिक्षा है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त पाठ्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम जो है, गुप्त पाठ्यक्रम का जनक आपसे पूछ देगा, किसको मानते हैं? तो याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा किसको? तो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को क्या कहते हैं? तो गुप्त पाठ्यक्रम का जनक माना जाता है। और यह जो है अमेरिकी शिक्षावादी और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? तो अमेरिकी के हैं, जो कि 1968 में, ध्यान दीजिएगा, 1968 में अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में यह क्या करते हैं? तो हिड क्लूरियम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे शब्दों का, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह। शिक्षा आप लोग देख रहे होंगे, नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ था 2020 में, जो लॉकडाउन के समय में, उसी के आधार पे आपका यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यह आपका जो होगा क्या? तो कोठारी आयोग। याद रखेंगे, कोठारी आयोग के बारे में आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा से संबंधित जितना क्वेश्चन हो सकता है आप लोग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। और हम आपके लिए बहुत लगातार अभी आपका जो चलेगा यही पैटर्न चलेगा। ठीक है, हम अगर बात कर ले कोठारी आयोग के बारे में, तो याद रखेंगे, रामकृष्ण आयोग का गठन विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रामकृष्ण आयोग, इसको क्या किया गया था? तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो कि यह आपका आयोग कब गठन होता है? तो वर्ष 1952 में। ठीक है, 92 से 93 के आसपास। उसके बाद हम अगर बात कर ले कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग जो है ये आपका वर्ष 1964 से 66 के बीच होता है। ठीक है, जिसका हम अगर बात कर ले तो यह आपका दौलत सिंह कोठारी नामक व्यक्ति थे। इन्हीं की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार व नया दिशा देने की बात की गई थी। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखेंगे। और इसमें कुल जो हस्तियाँ की गई थी, यह आपका कुल जो था 10+2+3 की व्यवस्था, मतलब 10 क्लास में बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद 12th देंगे, इंटर और 11 12 2 साल के, फिर ग्रेजुएशन करेंगे। तो यही पद्धति था, आप लोग इसको याद रखेंगे कि महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है क्या? दर्शन शास्त्र में, ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है? तो यह आपका मूल्य से संबंधित है। किससे है? मूल्य से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, याद रखेंगे। और दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी पहली बार वर्ष 1902 में पॉल लेपी और वर्ष 1908 में ह्यूडार्ड वॉन वाटनम के द्वारा क्या किया गया था? तो प्रयोग किया गया था। तो ये दो व्यक्तियों के नाम को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हम अगर बात कर ले इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख ले ताकि समस्या ना हो। तो इसका हम बात कर ले आपके बारे में, इसके ऑप्शन के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे ताकि समस्या ना हो। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लियर होने दीजिएगा थोड़ा सा साथी। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्या होगा आपका? डी होगा, प्रकृतिवाद। ठीक है, शिक्षक की परियोजना पद्धति का जनक जो है ये आपका जॉन डीवी साहब को माना जाता है। शिक्षक पद्धति के जनक किसको मानते हैं? तो जॉन डीवी साहब को मानते हैं। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। और इसमें बालक की समस्याओं का हल प्रोजेक्ट द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव व व्यवहार के जरिए किया जाने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है प्रकृतिवाद के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है द्वैतात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो इसका आपका बी होगा, मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद के दर्शन को द्वैतात्मक भौतिकवाद का कहा जाता है, याद रखेंगे। और मार्क्सवाद के विचारों की अगर हम बात करें तो वास्तविकता मात्र नहीं भौतिक सत्य है। ठीक है, जो कि इसका चिंतन का मूल आधार इन्हीं द्वंद्व का टीका पर कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका मार्क्सवाद के विचारों के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है
किसने कहा है कि केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी देना उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना और परीक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? यह किसका कथन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन जो है, आप जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं वहीं से प्रश्न आपको फंसाएगा, तो यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा। कहता है जल्दी से बता दीजिए, ये कथन जो है केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी देना उसको परीक्षा उत्तीर्ण कराना और शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है आपका किनका है? तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान कराता है? तो देखिए प्रैक्टिस सेट में हम बहुत बार बताए हैं, एकदम बहुत बार चिल्ला कर यह बताए हैं आपको बात कि यह जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में जो है यह आपको समानता और इक्वलिटी की बात करता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है डैश शिक्षा जीवन उन्मुखी है, यह कथन जो है किसका है और क्या है? तो यहाँ पे हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आपका ऑप्शन क्या होगा? तो अनौपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल होगा। हम यहाँ पे समस्या जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। शिक्षा की अगर बात कर ले तो शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और स्थान विशेष या व्यवस्था से न बंध कर मानव को क्या कराता है? तो रोजगार मुक्त कराता है। बालक स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने का अवसर का चयन करता है, यही क्या कहलाता है? तो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या किसी ने इस क्वेश्चन का लेवल को समझ पाए थे? क्या इस क्वेश्चन के बारे में किसी को पता था? तो जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो हम बार बार बोल रहे हैं, कोई सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे आपको सीटेट अगर पास किए हैं तो बाल विकास पढ़े हैं तो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा नंबर है कि जो क्वेश्चन है ये आपके विवेक के अनुसार आपको बताना है, आप शिक्षक बनने योग्य हैं कि नहीं हैं, यही बीपीएससी बार बार बोल रहा है। आप जाके इंटरव्यू देखिए, ठीक है, बीपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू देखिए, वो यही बोले हैं। तो शिक्षक बनने की जो योग्यताएं हैं वो आपको यही सब क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे भारत का भूगोल, अब भारत का इतिहास तो सब जानता है। ठीक है, क्या वो व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए योग्य है या नहीं है, इसका परीक्षण जो करेगी वो बीपीएससी करेगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार जो 2009 में पारित हुई थी, इसमें जो धाराएं हैं, यह 24 धाराएं हैं, इसमें क्या कहा गया है? तो याद रखना है यह आपका शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण के बाद की गई है। आपका कौन सा? तो धारा 24 में, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको जानकारी दिया जाता है। कहता है भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है भारतीय प्रणाली के अनुसार वह क्या है? तो वह सीखना है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति टॉपर हो जाए, शिक्षा का मतलब यह भी नहीं है कि वह पूरा सिलेबस कवर करवा दिया, शिक्षित हो गया। शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति को क्या है? सिखाना है, नॉलेज देना है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कराना है। ठीक है, सही और गलत का चयन कराना है। ठीक है, उसी को वास्तविक में क्या कहा जाता है? तो उसको पढ़ा लिखा बौद्धिक व्यक्ति कहा जाता है, याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किसने उपदीप प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह आप लोग जब सीटेट दे रहे होंगे तो शायद इनके बारे में समझे होंगे, पढ़े होंगे। इसका अगर हम बात कर ले तो यह आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत जो है आप लोग पढ़े होंगे सीटेट में, यह आपका एक पढ़ने के लिए आता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। बीएड भी आपका है, वहाँ पे भी यह सिलेबस में है, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। हम अगर इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ याद रखेंगे कि यह अधिगम अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्ष को आधार मानकर ही व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत की मूल इकाई को मानता है और इसके अंतर्गत बालक सामाजिक कार्यकलापों में प्रयुक्त वैज्ञानिक व प्राकृतिक तत्वों को कार्य करता है, व्यवहार में अवलोकन होता है और बच्चे में सीखने की ललक बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन राइट होंगे। इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? देखिए सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से आपसे पूछ रहा है, तो इसमें से कौन होंगे? तो याद रखना है कार्ल रोजर्स होंगे, कार्ल रोजर्स हो जाएंगे, याद रखेंगे। हम बात कर लेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि थॉर्नाइट ने सीखने के लिए क्या किया है? तो उपीदक को आवश्यक समझा है, जिसे आरएस बॉन्ड द्वारा कहा जाता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखेंगे। हम किसके बारे में कर रहे हैं अभी? थार नाइट के बारे में कर रहे हैं। अभी हम कार्ल रोजर्स के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम कार्ल किसके बारे में? थार लोडर के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्ल रोजर्स ने कहा है क्या? तो इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए बालक को विद्वान जिज्ञासा का प्राकृतिक क्षमता मानना चाहिए, जिसका प्रयोग करके बालक क्या करे? तो अनुभव प्राप्त करता है और उसको रचनात्मक या फिर प्रयोगात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका कार्ल रोजर्स का और यह था आपका थार नाइट का, दोनों का कथन अलग अलग। आगे बढ़ते हैं तो कहता है एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में कब शुरू होती है? आप लोग बताइए, बेस्ट टीचर इसमें से कौन है जो ये आप आंसर दे सकते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन ना करें तो आप क्या बताइएगा, जल्दी बताएं। हम अगर बात कर ले तो यह आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा चलिए समझ लेते हैं। एक बच्चे में सामाजिक शिक्षाओं का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? तो एक बच्चे में सामाजिक शिक्षाओं का वास्तविक स्वरूप जो होना चाहिए वह जो शारीरिक व मानसिक विकास बच्चे का होता है उसमें सामाजिक बढ़ता जाता है। सामाजिकरण क्या होता है? तो उसमें बढ़ता जाता है। आप देखते होंगे दैनिक आसपास में जो आपके घर में बच्चे होंगे या फिर आसपास में बच्चे होंगे, तो जिस प्रकार से बच्चे का विकास होता है उसका सामाजिकरण भी उसी प्रकार से विकास होते जाता है। सोचने की क्षमताएं बच्चे का विकास होते जाता है। तो इसी प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है, यह आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए सही पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, उचित पाठ का सामग्री का इस्तेमाल करना होता है, बालक की स्वतंत्र अभिरुचि का होना जरूरी है। ये सभी प्रमुख चीज़ हैं। ठीक है, तो बच्चे अक्सर सीख सकते, जब बच्चों को फ्रीडम दिया जाएगा तभी तो बच्चे का विकास हो पाएगा ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। कहता है शिक्षा आयोग वर्ष 1964 से 66 की जो रिपोर्ट था इसके शीर्षक क्या थे? अभी जस्ट हम ऊपर बात किए हैं यह शिक्षा आयोग के बारे में, वर्ष 1964 से 66 के बारे में। कोठारी आयोग याद कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगर हम बात कर ले तो बोझ के बिना शिक्षा यशपाल समिति के रिपोर्ट जो कि वर्ष 1993 में आती है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यह हम क्या बात कर रहे हैं? बोझ के बिना शिक्षा, बोझ के बिना सीखना जो है यह कब आता है? तो वर्ष 1993 में ये आता है। उसके बाद कोठारी आयोग आपका 64 से 66 में आता है, जिसमें हम बात कर चुके हैं कोठारी आयोग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताएं। हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होंगे। देखिए ई हर जगह पे आपको दिया जा रहा है भर भर के, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सतर्क ही रहिएगा बीपीएससी से। ठीक है, हम बात कर ले अगर इसके बारे में तो शिक्षक के अंतर्गत क्रियात्मक चरण में शिक्षक के लक्षण का निर्धारण करना होता है। ठीक है, क्या होता है? तो लक्षण का निर्धारण करना होता है, पाठ्य सामग्री का निर्धारण करना होता है, बालक के अभिरुचि और समस्याओं का निदान करना होता है। यही सब कारण होते हैं शिक्षक के अभिरुचि में, क्रियात्मक में। ठीक है, आगे चलते हैं तो कहता है एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक क्या है? तो वह स्वयं सीख नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही बड़ा कथन है। एक प्रकार से कहा जाए तो एक शिक्षक अगर मान के चलिए हम ही किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो हम जब तक नहीं वास्तव में शिक्षक बन पाएंगे, जब तक क्या है तो हम स्वयं नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, जब हम शिक्षक बनने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पास क्या हो तो नॉलेज होनी चाहिए। यही चीज़ आप में होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। तो यह जो है विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है। किसका कथन है ये आप लोग पहले बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? हम अगर बात कर ले इसके राइट आंसर की तो यह आपका हो जाएंगे किसके? तो रविंद्रनाथ टैगोर के यह कथन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक सेकंड साथी, एक सेकंड, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है हाँ, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया था? देखिए हर विचारक का, हर दार्शनिक का आपको उनके उद्देश्यों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद की जो धारणाएं थी यह किस चीज़ पे थी? तो याद रखना है इनका जो धारणा था आपका मानव निर्माण शिक्षा पे। आप जब पढ़ेंगे
स्वामी विवेकानंद के बारे में आपका आधुनिक भारत के इतिहास में इनका जो अपना पुनर्जागरण का एक चैप्टर है सामाजिक सुधार आंदोलन, वहाँ पे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति जो समृद्ध है, अमीर है, लेकिन वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, लेकिन वो अपने से कमज़ोर को, अपने से निचले स्तर को वह अब सम्मान नहीं दे रहा है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करवा रहा है, तो उसका शिक्षा जो है वो किसी काम का नहीं है। यह कथन था इनका स्वामी विवेकानंद का। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मानव शिक्षा निर्माण की जो बात की गई है यहाँ पे याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है और उनके विचारों में मानव के प्रति प्रेम और अध्यात्मक की भावना दृष्टिगोचर है। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। मैकाले शिक्षा पद्धति का अगर हम बात कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैकाले के बारे में कि मैकाले शिक्षा पद्धति के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाले को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया जाता है, माना जाता है। तो यह आपका विरोध करता है। इसके अनुसार शिक्षा वही है जो सच्चा मानव का निर्माण करता है। ठीक है, यह कथन किसका था? तो मैकाले का था कि शिक्षा वही है जो एक बेहतर मानव का विकास करता हो, यही कहलाता है एक बेहतर इंसान का शिक्षा। कहता है सहकारी अधिगम की अवधारणा किससे प्रस्तुत है? सहकारी अधिगम की जो अवधारणाएं हैं यह किससे प्रस्तुत है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके राइट आंसर की तो यह होगा आपका जॉनसन और स्मिथ के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। चलिए देखते हैं मैकाले और जॉनसन और स्मिथ की जो कथन था ये क्या था। तो कहता है किसी काम की अकेले करने की तुलना जब समूह में किया जाए तब कार्य की गति, मात्रा में एवं परिणाम में वृद्धि होता है। अधिगम के परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को सहकारी अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए सहकारी अधिगम किसको कहा जाता है, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम अगर बात कर ले तो वर्ष 1960 के समय की हम बात कर रहे हैं। इस दशक में मिनेसोटा विश्वविद्यालय के डेविड स्मिथ और रोजर जॉनसन, इन दोनों व्यक्तियों के नाम हम ले रहे हैं। इन दोनों के द्वारा मॉडल एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। यह अवधारणाएं किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जॉनसन और स्मिथ। ठीक है, इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही बड़ा योगदान है। शिक्षण के अधिगम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आपका सबसे पहले तो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब हम चलते हैं, इस पर चर्चा भी कर लेते हैं ताकि समस्या आप सभी को ना हो। देखिए कहना क्या चाहता है यह क्वेश्चन, आपको यहाँ समझाते हैं। शिक्षण अधिगम के आयोजन के पूर्व शिक्षक सामग्री का व्यवस्थात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और अंतिम प्रदर्शनी निर्देशित का सिद्धांत जो है इसी को यह जोड़ता है। यह हम कितना बात बोले हैं याद रखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए पहला शिक्षक अधिगम के आयोजन के पूर्ण शिक्षक सामग्री की व्यवस्था, पहला। दूसरा प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा आपका तत्परता का सिद्धांत, चौथा आपका अंतिम प्रदर्शन निर्देशित का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे, इसी के अंतर्गत आता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर हो गया। कहता है इनमें से किसने सुझाव दिया है कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने की को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जीवन में हर व्यक्ति के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अहंकारवाद जो है यह छोटे बच्चे के भाषा सीखने को प्रभावित करता है और यह आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक और एक से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा सीखने की जब भी बात हो वहाँ चोम्स्की या फिर पियाजे की मानसिक धारणा प्रभावित की दिखाई देती है। अभी हम आपको बताए थे किसके बारे में? तो पियाजे के बारे में। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे आपको यह भी पता है। तो ये दो जो विचारक है, दो जो विचार अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा जो कहा जाता है, सॉरी अर्थशास्त्री बोल दिए हम, शिक्षा शास्त्री, इनके द्वारा जो कहा जाता है यह आपका याद रखेंगे। चोम्स्की ने भाषीय क्षमता को जन्मदाता होना बताया है। वहीं हम अगर बात कर ले पियाजे के, तो पियाजे कहते हैं आध्यात्मिकरण एक संयोजक पर जोर दिया जाता है। दोनों ही अहंकार को भाषा ज्ञान का प्रभावित तत्व मानते हैं। इन दोनों व्यक्ति के बारे में आपको याद रखना है। किसके बारे में? एक आपका चोम्स्की और एक आपके पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कहता है बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। यह दृष्टिकोण से
क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो आदर्शवाद। ठीक है, भौतिक संसार जो दृष्टिगोचर होता है वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक मानसिक जगत या फिर हम कह लें विचार जगत की अभिव्यक्ति का होता है। ठीक है, और आदर्शवाद में अगर हम बात कर लें तो आदर्शवाद के जनक कौन है, तो प्लेटो को माना जाता है, सभी जानते होंगे। ठीक है, आदर्शवाद में चिंतन मन सभी चीज़ों का ईश्वर की शक्ति के रूप में दिखाई देता है, और बालक या फिर बालक बच्चा को हम अगर बात कर लें तो ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ एक्सप्लेन में आपको समझ में आ रहा होगा। पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास को शांति से देखिएगा, हो सके तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, बहुत बेहतर ढंग से समझा रहे हैं। कहता है रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए इस प्रकार से हम लोग के कॉलेज में लेक्चरर के द्वारा पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, जिस प्रकार से आपको तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ई। देखिए ई क्या कहता है, रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अब हम समझते हैं रूसो के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए रूसो के द्वारा लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता किसी भी तरह से आवश्यक रूप से आम भलाई का समर्थन का तर्क प्रस्तुत किया गया है। परंतु अगर हम बात कर ले आपका पेस्टोलॉजी का, या फिर हम बात कर ले पाउलो फ्रेशर का, या फिर हम बात कर ले जॉन ह्यूर्स का, इन सभी के द्वारा उनकी स्वतंत्रता की नीति को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, आपका पेस्टोलॉजी हो गए, जीन पॉल सार्क हो गए, पाउलो फ्रेंक हो गए, ये सभी जो हैं एक से अधिक हो गए। इन सभी जो हैं यह रूसों की स्वतंत्रता अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मतलब मदर टंग आपको बताया गया है ना, अभी हाल ही में यह आपको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह लें, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि हर क्षेत्र में बच्चे को उसी भाषा में समझाया जाएगा जो भाषा में बच्चे समझने में अनुकूल हो। तो यहीं पे कहता है मदर टंग के बारे में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो अनुच्छेद 350 के ए में यहाँ पे उल्लेख मिलता है क्या, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा और स्वाभाविक एवं प्राकृतिक सहज परिवेश अपनी मातृभाषा की सहायता से होगी। देखिए बच्चे जो हैं वो अपने मातृभाषा को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जो कि मातृभाषा क्या होती है, जैसे मानकर चलिए बिहार में मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो बच्चे जिस भाषा में अपने घर में बात कर रहे हैं उसी भाषा में उस बच्चे को विद्यालय में पढ़ाया जाए, तो बच्चे की में अंदर क्या होगा ना कि कोई भी चीज़ समझने की जो क्षमताएं होंगी अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, पुस्तक द लाइफ डिवाइज किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम कल के प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन का हल करवाए थे। यह आपके हो जाएंगे किसके द्वारा, तो याद रखना है अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक है, द लाइफ डिवाइज पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष है, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है, और यह पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीव के आगमन पर आधारित है। यहाँ पे आपको याद रखना है अरविंदो घोष के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्लास को विराम करते हैं। यहाँ पे क्लास थोड़ा सा बड़ा हो चुका है जो कि आप लोग नहीं देखेगा। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्लास हर प्रैक्टिस सेट से हम कहेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी यूट्यूब पे, सभी प्रैक्टिस सेट से कहीं ना कहीं एक रामबाण है। रामबाण किस लिए है, क्योंकि अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा 50 क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ से पता चला कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा। अब यहाँ पे आपको दिखा कि अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आपके सिलेबस से है, जो आपने बीएड में किया है, सीटेट किया है, वहीं से आपके है। आपने पढ़ा, अगर मान के चले कोई आईएएस ऑफिसर इतिहास भूगोल पढ़ता है तो क्या उससे मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, नहीं, ना की मात्रा में। वहीं पे अगर आपने बीएड में बाल विकास को पढ़ा है, पर्यावरण को पढ़ा है, मेंटल एबिलिटी को पढ़ा है, तो आपसे कैसे पूछ देगा भाई, आपसे नहीं पूछेगा। देखिए वो सब अफवाह फैला रहा है कोचिंग वाला, जो कह रहा है मैथ रीजनिंग ये वो लर्न, पर मैथ रीजनिंग सब रहेगा, लेकिन कम से कम मात्रा में। जो आपको कटअप बनाएगा ना वो आपका जनरल एबिलिटी बनाएगा, सीटेट का पार्ट बनाएगा जो आपने सीटेट में पढ़ा है, उसके बाद आपका जो बीएड में जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो वहाँ से पार्ट उठेगा। ठीक है, बाल विकास बीपीएससी साफ साफ कह दिया है कि हम जो विद्यार्थी है उनका चयन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जिस स्कूल में जाएं वहाँ पे बच्चे को बेहतर समझ दे सकें। बार बार आप लोग चेयरमैन का जो इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसको सुना कीजिए ध्यान से। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत चीज़ होगा जो कंफर्म होगा,
और क्लियर होगा। ठीक है, ये यूट्यूबर वाले, टीचर वाले होते हैं, जो छोटा मोटा जो न्यूज़ वाले होते हैं, ये सब तो अफवाह फैलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं। पार्ट 2 जो है इसका कल लाएंगे, हम इसका पार्ट 2 कल लाएंगे, जहाँ पे हम इसके बाद आगे क्वेश्चन को समझेंगे। कुल क्वेश्चन जो है यह हम लगभग अभी याद नहीं मुझे, शायद 100 है या फिर 120 के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक, तो कल आपका रेगुलर क्लास यहाँ पे चलेगा। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर भी चलेगा। ठीक है, बस करना इतना है कि आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर बच्चा समझ सके बीपीएससी को पैटर्न को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।